कहानी की शुरुआत में हम एक वीरान द्वीप पर बनी एक जेल देखते हैं। आज इस जेल में नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। जब वह जेलर से मिला तो एडमंड ने कहा, सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे झूठे आरोपों पर यहां भेजा गया है। जेलर ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के भीतर की जेल में भेजा जाता। इस दूर दराज की जेल में केवल उन्हें लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया हो। इसके बाद जेलर ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसका दरवाजा लकड़ी का था और उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। यह दरवाजा साल में केवल एक बार खुलता था, जब जेलर बिना किसी कारण उन्हें पीटने आता था। समय बीतता गया और कोठरी में अकेले बंद रहने के कारण एडमंड बहुत परेशान हो गया। उसने दीवार पर लिखकर भगवान से न्याय दिलाने की विनती की थी, लेकिन समय के साथ जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वह बहुत उदास महसूस करने लगा। उस जेल में 12 साल बिताने के बाद उसने भगवान में अपना विश्वास भी खो दिया। उसने सोचा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी यहीं बंद रहेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी कोठरी का फर्श ऊपर उठने लगा। इस अजीब घटना से एडमंड चौंक गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई भूत आ गया हो। थोड़ी देर डरने के बाद एडमंड ने जमीन के नीचे से एक आदमी को बाहर आते देखा। वह आदमी अबे फारिया था, जो नीचे की मंजिल का एक कैदी था। वह पिछले 5 सालों से एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत के एक अजीब मोड़ से सुरंग एडमंड के कमरे में खुल गई, मानो यह भगवान का कोई संकेत हो। अबे के आने से एडमंड को आखिरकार कोई बात करने वाला मिला, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले बंद रहने से वह पागल हो रहा था। इसके बाद अबे ने उत्साहपूर्वक एडमंड को अपनी कोठरी में आने का न्योता दिया। एडमंड बहुत खुश हुआ कि अब उसे पत्थर से दीवार पर निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जब एडमंड अबे के कमरे में दाखिल हुआ तो वह जो उसने देखा उससे हैरान रह गया। अबे की कोठरी बाकी कोठरियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक अच्छी खासी होटल की तरह लग रही थी। आराम के लिए कुर्सियां थीं और अनगिनत किताबें अलमारियों पर रखी थीं। अबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वह सुरंग खोदने में उसकी मदद करता है तो वह बचे हुए समय में उसे पढ़ाएगा। एडमंड के पास वैसे भी कुछ और करने को नहीं था, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले थे, उन्हें एक गार्ड के पैरों की आहट सुनाई दी। डर के मारे कांपते हुए एडमंड जल्दी से अपनी कोठरी में वापस भागा और कूड़ेदान तैयार किया, क्योंकि गार्ड उसकी मंजिल पर आने ही वाला था। इस जेल में कोठरी का दरवाजा केवल 2 बार खुलता था, एक बार कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और एक बार रात का खाना देने के लिए। इसके अलावा बाकी दिन खाली रहता था, जिससे उन्हें पकड़े जाने की चिंता किए बिना सुरंग खोदने के लिए काफी समय मिल जाता था। उसके बाद अबे ने अपने बालों का एक छोटा गुच्छा काटा। उसने पत्थर से वार करके चिंगारी पैदा की, बाल जलाए और फिर एक मोमबत्ती जलाई। फिर किसी तरह वे दोनों सुरंग में घुसे और आगे खुदाई करते रहे। नीचे बहुत कम जगह थी, इसलिए खुदाई आसान नहीं थी। अबे ने अंदाजा लगाया कि अगर वे इसी गति से काम करते रहे तो बाहरी दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते समय एडमंड को अबे की एक किताब से पता चला कि अबे कभी एक बहुत कुशल तलवारबाज हुआ करता था। इसके बाद एडमंड ने हट किया और कहा कि अगर अबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वह सुरंग खोदना बंद कर देगा। एडमंड का अब जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनने के बाद अबे सहमत हो गया और एडमंड को लड़ने का कौशल सिखाने के लिए तैयार हो गया। अबे ने समझाना शुरू किया कि गति एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। उसने कमरे में टपकते पानी की बूंदों का उपयोग करके एडमंड को सबक सिखाने के बारे में सोचा। टपकते पानी के किनारे खड़े होकर उसने इतनी तेजी से अपना हाथ निकाला कि वह गीला भी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक सक्षम योद्धा बन जाओगे। उसके बाद अबे फिर से खुदाई करने लगा और एडमंड अभ्यास करता रहा। कुछ दिनों बाद अबे ने दरवाजे के लकड़ी के तख्तों को तोड़कर एक नकली तलवार बनाई। फिर उसने एडमंड को ठीक से तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। जब तलवार प्रशिक्षण खत्म हो जाता तो एडमंड पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता। अब उसका पूरा दिन पढ़ने, खुदाई करने और तलवारबाजी का अभ्यास करने में बीतता था।
कुछ महीनों के बाद एडमंड की तलवारबाजी में बहुत सुधार हुआ। अब एबे ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया था कि एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन गया था। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे कभी स्टेडिया नामक एक बहुत धनी परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने एक बड़ी दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को यह पता लगाने के लिए कैद कर लिया था कि वह खजाना कहाँ छिपा है। यह सुनकर एडमंड बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने भी कभी नेपोलियन का समर्थन किया था। वे दोनों ही धोखे के कारण कैद हुए थे। दिन ब दिन उनकी सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के करीब ला रही थी। एक दिन उन्होंने सुरंग में पौधों की जड़ें देखी, जिससे एबे को एहसास हुआ कि वे सतह के बहुत करीब पहुंच चुके थे। यह जानकर वे दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशी को दुख में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ कई पत्थर और मिट्टी उन पर गिरे, जिससे एबे नीचे दब गया। घबराकर एडमंड ने जल्दी से पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। पता चला कि वे गलत दिशा में खुदाई कर रहे थे। सुरंग खोदते समय उनसे कोई गलती जरूर हुई होगी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का डिब्बा भी नीचे गिर गया था। एक भारी पत्थर लगने से अब्बे को छाती में बुरी तरह चोट लगी थी। उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचने के कारण उसकी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती थी। अपने अंतिम क्षणों में अब्बे ने कमजोरी से एडमंड को बताया कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब है। उस किताब के नीचे भी कुछ छिपा हुआ था। एडमंड को वही खजाने का नक्शा मिला जिसके लिए अब्बे को कैद किया गया था। वह इसे देखकर हैरान रह गया। अब्बे ने उससे वादा लिया कि वह हमेशा खजाने का उपयोग अच्छे के लिए करेगा और जहां तक हो सके बुरे कामों से दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया और उसके तुरंत बाद अब्बे की मृत्यु हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि वह एक बार फिर अकेला हो गया है। तभी गार्ड खाना देने आया। एडमंड दीवार के पीछे छिप गया। गार्ड ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह जांच करने के लिए अंदर आया और अब्बे का मृत शरीर देखा तो वह घबरा गया और अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए भागा। एडमंड ने जल्दी से सुरंग का प्रवेश द्वार बंद कर दिया और अपनी कोठरी में लौट आया। कुछ समय बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ लौटा और एब के शरीर को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छिपा हुआ था, उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड चले गए, एडमंड चुपचाप कमरे में घुस आया। उसने एब के शव को देखा और उसे घूरते हुए उसके मन में एक विचार आया। उसने जल्दी से एब के शरीर को अपने साथ बदल लिया। कुछ समय बाद जेलर अपने आदमी के साथ शव लेने आया। चूंकि जेल एक वीरान द्वीप पर थी, उन्होंने फैसला किया कि शव को समुद्र में फेंकना सबसे अच्छा रहेगा। इस बीच एक गार्ड एडमंड की कोठरी में खाना लेकर गया, लेकिन बार बार दस्तक देने पर भी जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन एडमंड के बजाय उसने वहां एब के शरीर को पाया। गार्ड ने तब चिल्लाकर जेलर को बुलाने गया। जेलर काम जल्दी खत्म करना चाहता था और उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी, जिससे कुछ भी सुनना मुश्किल हो रहा था। जब जेलर गार्डों की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी एडमंड ने अचानक जेलर की चाबियां चुरा लीन। इस सदमे से जेलर एडमंड के साथ समुद्र में गिर गया। पानी से टकराते ही एडमंड ने जल्दी से चाबियों का उपयोग करके खुद को आजाद कर लिया। जब वह सतह पर तैरकर आया तो उसने पीछे मुड़कर जेलर को देखा। वर्षों का गुस्सा उसके अंदर खौल उठा और उसने बेरहमी से जेलर को समुद्र में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब एडमंड जागा तो वह एक द्वीप पर था। उसे नहीं पता था कि वह कैसे बच गया या वहां कैसे पहुंचा। यहां तक कि वह भी नहीं समझ पाया कि वह अभी भी जिंदा कैसे था, लेकिन वह अभी तक आजाद नहीं हुआ था। ये समुद्री डाकुओं का एक समूह पास में बैठा था और शांति से उसे देख रहा था। एडमंड ने सोचा कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन समुद्री डाकुओं के सरदार लुईगी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वह एडमंड को एक शर्त पर जिंदा रहने देगा। एडमंड को अपने धोखेबाज दोस्त जैकब से लड़ना होगा, जिसे वे वैसे भी जिंदा दफनाने वाले थे। यदि जैकब जीतता है तो वह समुद्री डाकुओं के दल में वापस शामिल हो सकता है और वे एडमंड को मार देंगे। यदि एडमंड जीतता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैकब तलवारबाजी में बहुत कुशल था, लेकिन एडमंड की तकनीक जो उसने अबे से सीखी थी वह बेहद शक्तिशाली थी। कई हमलों के बावजूद जैकब एडमंड को छू भी नहीं सका। जैसे ही उसे मौका मिला, एडमंड ने तेजी से वार किया और जैकब को नीचे गिरा दिया। लेकिन उसे मारने के बजाय
एडमंड लुईगी की ओर मुड़ा और कहा, देखिए, हम दोनों आपके लिए काम कर सकते हैं। हम उपयोगी आदमी हैं। हमें बिना किसी कारण के क्यों मारना? अच्छे समुद्री डाकू मिलना आसान नहीं है। एडमंड के कौशल और दयालुता को देखकर लुईगी खुश हुआ और उन दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी बताई। यह सुनने के बाद कप्तान ने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वह अपने बदले के उद्देश्य को पूरा कर सके। जैकब ने एडमंड के साथ हाथ मिला लिया। चूंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी, जैकब ने वादा किया कि वह हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगा। एडमंड ने जैकब से एक नाव का इंतजाम करने को कहा। फिर देर रात एडमंड चुपचाप अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पुराने मालिक ने तो उसे पहचाना भी नहीं। उसे पता चला कि एडमंड की कैद के बाद उसके पिता की दुख से मृत्यु हो गई थी। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके पुराने दोस्त मॉन्टेगुए ने उसे फंसाया था और उसकी मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली थी। अगले दिन एडमंड और जैकब उस द्वीप के लिए रवाना हुए जहां नक्शे पर खजाना चिह्नित था। उन्होंने द्वीप के चप्पे चप्पे को खोजा, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। तभी एडमंड ने सोचा कि शायद पानी के नीचे कुछ हो सकता है। वह नक्शे पर दिखाए गए स्थान के पास एक भूमिगत तालाब में कूदा। वहां उसे कई पुरानी पेटियां मिली। जैसे ही उसने उनमें से एक को खोला, उसे चमकता हुआ सोना दिखाई दिया। जैकब खुशी से उछल पड़ा और नाव को जितना सोना वे ले जा सकते थे उससे भर दिया। लेकिन सारा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी और एडमंड को पता नहीं था कि वह कैसे हासिल करे। खुशी से ज्यादा अब वह बदले की आग से भरा हुआ था। उसने फैसला किया कि इस दौलत का इस्तेमाल केवल एक ही मकसद के लिए किया जाएगा, बदला। शुरुआत करने के लिए एडमंड ने एक बड़ा शानदार घर खरीदा और खुद को फ्रांस के नए रईस के रूप में पेश किया। उसने अपने शानदार महल में आसपास के सभी रईसों को एक भव्य पार्टी में आमंत्रित किया। जल्द ही उसकी शाही शैली और विलासिता ने उसे मशहूर कर दिया। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन हकीकत में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेग्यू का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। इस बीच जैकब ने एडमंड को बताया कि मोंटेग्यू का एक बेटा है जिसका नाम अल्बर्ट है। इसलिए एडमंड ने एक खूबसूरत महिला और अपने कुछ लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर अल्बर्ट के अपहरण का एक नकली नाटक रचा ताकि एडमंड उसका रक्षक बनकर सामने आ सके। योजना सफल रही। अल्बर्ट ने सोचा कि इस रईस ने उसकी जान बचाई है। आभारी होकर अल्बर्ट ने एडमंड को अपनी आगामी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया और उससे शामिल होने का अनुरोध किया। एडमंड ने हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन आखिरकार मान गया। पार्टी में अल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेग्यू को एडमंड से मिलवाया। 13 साल बाद वे आमने सामने खड़े थे, लेकिन मोंटेग्यू उसे पहचान नहीं पाया। एडमंड का रूप पूरी तरह से बदल चुका था। हालांकि जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उसे एक अजीब सी भावना हुई। वह पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब एडमंड ने उसके बाल को एक खास तरीके से छुआ और घुमाया, जो केवल वही किया करता था, तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह कौन है। यह एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड जानता था कि मोंटेग्यू पैसे के लिए बेताब है, इसलिए उसने उसे झूठ कहा कि उसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला है और अगले दिन एक जहाज 100 किलोग्राम सोना ला रहा है। उसने मजिस्ट्रेट विलफोर्ड से सभी कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा ताकि कोई पुलिस समस्या न हो। लेकिन विलफोर्ड एक भ्रष्ट मजिस्ट्रेट था जिसका स्थानीय पुलिस पर पूरा नियंत्रण था। एडमंड की बातें सुनकर उसने मोनागू के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एडमंड का खजाना उसके पास पहुंचने से पहले चुराने और सारा सोना खुद रखने का फैसला किया। मोनागू ने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। दरअसल ये तीनों आदमी वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाया था और उसे जेल भेज दिया था, और अब एडमंड ने जानबूझकर उन सभी को एक साथ लाया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की बग्गी में आ गई। रोते हुए उसने उसे बताया कि मोनागू ने उससे झूठ कहा था। उसने उसे बताया था कि एडमंड को फांसी दे दी गई है। एडमंड को डर था कि यह सच्चाई उसके बदले की पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है, इसीलिए उसने मर्सिडीज को फिलहाल चले जाने के लिए कहा। फिर हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया गया था और ये मोनागू के आदमी ने किया था। ये वही आदमी था जो एडमंड को जेल भेजने के लिए भी जिम्मेदार था। एडमंड बदले की भावना से जल रहा था। उस आदमी ने सोचा कि उसने जहाज को आसानी से लूट लिया है, लेकिन जल्द ही गार्ड आ गए और उसे पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एडमंड सामने आ गया। उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसे मारने से पहले उसके गले में फंदा डाल दिया। एडमंड ने अपनी असली पहचान बताई ताकि वो आदमी ठीक से जान सके कि वह क्यों मर रहा है और किस अपराध के लिए। अब एडमंड का अगला निशाना मजिस्ट्रेट विलफोर्ड था। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन के पत्र के मामले में एडमंड को फंसाया था। विडंबना ये थी कि मजिस्ट्रेट का पिता नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन सत्ता की अपनी प्यास में विलफोर्ड ने अपने ही पिता को मरवा डाला और अपराध का इल्जाम एडमंड पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसे जेल हुई।
इस बार एडमंड ने चतुराई से विलफोर्ड को एक बातचीत के दौरान सब कुछ कबूल करवा लिया। विलफोर्ड ने यह सब यह सोचकर मान लिया कि एडमंड के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो है कि पुलिस, वो एहतियात था कि पुलिस पहले से ही कमरे में सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने विलफोर्ड को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच अब दिवालिया हो चुका मॉन्टेग्यू भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने उसे बताया कि एल्बर्ट उसका नहीं बल्कि एडमंड का बेटा है। जब मॉन्टेग्यू ने मर्सिडीज से शादी की थी तब वह पहले से ही गर्भवती थी। यही कारण था कि वह उससे शादी करने के लिए सहमत हुई थी। मॉन्टेग्यू गुस्से से चिल्लाया, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सका। वह किले की ओर भागा जहां उसने सारा चोरी का खजाना छिपा रखा था, लेकिन जब उसने पेटियां खोली तो वे रेत से भरी थी। आखिरी पे में उसे केवल एक छोटा चेस्ट पीस मिला जो उसने एडमंड को दिया था। ठीक उसी पल एडमंड वहां प्रकट हुआ। मॉन्टेग्यू अब सच्चाई जान गया था। गुस्से में उसने तलवार से एडमंड पर हमला किया, लेकिन मॉन्टेग्यू उसका मुकाबला नहीं कर सका। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार छीन ली और उसे दीवार से लगा दिया। जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, अल्बर्ट बीच में आया और कहा कि वह अपने पिता को इस तरह मरने नहीं देगा। मॉन्टेग्यू ने उस पल का इस्तेमाल गुप्त रूप से एक छिपी हुई बंदूक में गोलियां और बारूद भरने के लिए किया। तभी मर्सिडीज दौड़ती हुई आई और एडमंड को रोका। उसने उसे सच्चाई बताई कि अल्बर्ट वास्तव में उसका बेटा है। एडमंड को सदमा लगा। तभी मॉन्टेग्यू ने एडमंड पर बंदूक तान दी, लेकिन जैकब ने तेजी से काम लिया और बिजली की गति से एक चाकू फेंका। गोली एडमंड से चूक गई, लेकिन मर्सिडीज के कंधे पर लगी। मॉन्टेग्यू ने इस भटकाव का इस्तेमाल भागने के लिए किया। एडमंड ने उसका पीछा किया। मॉन्टेग्यू अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस पर हमला किया। एडमंड की तलवार गिर गई और एक पल के लिए मॉन्टेग्यू का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन अंत में एडमंड मॉन्टेग्यू को नीचे गिराने और उसे घातक वार करने में कामयाब रहा। मॉन्टेग्यू की मौके पर ही मौत हो गई। जब उसकी बदले की आग आखिरकार शांत हुई तो एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसी द्वीप पर लौट आया जहां उसने अपने जीवन के 13 साल बिताए थे। वहां उसे अपने गुरु अब्बे फारिया की याद आई। अंत में उसने वह द्वीप खरीद लिया ताकि किसी को भी उस दर्द से न गुजरना पड़े जिससे वह गुजरा था।